नमस्कार। यूनिक संवाद के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने यूपीएससी रिजल्ट में 5 से 70वीं रैंक हासिल की है और काफ़ी प्रेरणादायी उनका ये पूरा प्रवास रहा है यूपीएससी करने का डिसीजन लेने से लेकर आज के उनके चयन तक। मोहम्मद हुसैन, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और हमें ये आपका जो प्रवास है यूपीएससी के सक्सेस का शुरू से जानना है, इसलिए मैं पूछूंगा आपसे कि यूपीएससी का आपके दिल में वो जर्नी कहाँ से शुरू होता है? जर्नी मेरी तो शुरू हुई थी टेक्निकली ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर तरीके से, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में कुछ चीज़ें चल रही थी। जैसे कि घर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह के इश्यूज़ में जो नाम वगैरह चेंज कराने होते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, तो डैडी के आते थे फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पे फॉर्म भरने का कोई 500-1000 ले लेता था। डैडी बोलते तो पूरी सैलरी तो तुम लोग के डॉक्यूमेंट ठीक कराने में चली जाएगी। तो एक्चुअली मुझे राइटिंग वगैरह ठीक थी, तो अब्बा मुझे साथ में लेके जाया करते थे, चल तो कम से कम फॉर्म भर दिया कर, तो वहाँ पैसे बच जाएंगे। तो वहाँ मैं देखता था कि यहाँ पे बोल कुछ है और हो कुछ और रहा है। वहाँ पे लिखा है कि एजेंट से सावधान, और उसी के नीचे एजेंट बैठा रहता था। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब मैं अंजुमन इस्लाम में गया 12th स्टैंडर्ड में, हमारे वहाँ पे स्कूल थी, तो वहाँ पे 2013 की बात है, 2013 में हमारे वहाँ पे एक सर आए थे प्रॉक्सी लेने के लिए हमारे, और मैं 10th में मेरे 60% ही आए थे, 60% ही आए थे। तो मस्त पीछे बैठ के मस्ती करने वाले बच्चों में था मैं, एक मस्ती मजाक। तो सर प्रॉक्सी लेने आए थे, पीछे बैठ के हम लोग मस्ती कर रहे थे। सर ने बोले आप लोग हासिल हो कितने परसेंटेज आए? मैं 60%। बोले शाह फैसल का नाम सुने आप? उस साल उन्होंने टॉप किया था ऑल इंडिया रैंक। बोले ये भी एक ही बंदा है? तो मैंने कहा कि हाँ सर सुना है नाम, पर पता नहीं क्यों सुना है, बहुत न्यूज़ में चल रहा है। बोले उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया। पता है यूपीएससी क्या होता है? मैंने कहा कि सर नहीं पता है। बताया, फिर उन्होंने एग्ज़ाम को डिस्क्राइब किया, बहुत ग्लोरीफाई किया एग्ज़ाम को कि ये होता है आईएएस। इसके बाद कोई पढ़ा ही नहीं। तो उस टाइम पे वो एक यंग माइंड के लिए 16-17 ईयर्स की बनती के लिए बहुत वो था, फैसिनेटिंग था। पूरी क्लास शांत हो गई, पूरी क्लास सुन रही थी सर की बातें कि अच्छा ऐसा ऐसा। सर ने बोला कि पता है यहाँ पे इस एरिया से आप लोग यहाँ से आते, वहाँ से आज तक कोई भी नहीं बन पाया। तो सर हमको एक मोटिवेटिंग टोन में कहने के लिए बोले कि क्या पता तुम में कैपेबिलिटी ही नहीं हो, चलो मैं तुम लोग को चैलेंज करता हूँ, आज कोई करके दिखाना तो मानो। तो उस टाइम बहुत वो था कि अच्छा ऐसा क्या एग्ज़ाम है। थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह देखे थे, तो वो थोड़ा मोमेंटरी फेड हो गया। उसके बाद जब एल्फिंस्टन कॉलेज में गया, तब थोड़ा बहुत एक हल्का सा पता चला था कि वहाँ पे कॉलेज में होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिपार्टमेंट है। सर के पास गया, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिले जो प्रिपेयर कर रहे थे, और एज अ करियर ऑप्शन मैंने चूज़ करने का सोचा था इसको। घर पे जाके मैंने बताया कि ऐसा ऐसा यूपीएससी होता है, ऐसा एग्ज़ाम होता है। तो अब्बा को कुछ आइडिया था कि ऑफिसर लोग तो होते हैं, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं एग्ज़ाम देके, पर पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम है, और मम्मी को अभी तक भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ। तो अब्बा ने कहा कि अगर तुझे करना है तो चलो ठीक है, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पता किया, यूट्यूब वगैरह से देखा, कुछ करियर काउंसलर्स को विजिट किए, तो मालूम पड़ा कि द हिंदू पढ़ना होता है डेली। तो डेली द हिंदू में लगाना शुरू किया, कॉलेज के टाइम से पढ़ना वगैरह शुरू किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा घर पे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा यहाँ वहाँ पे। तो डैडी काफ़ी फोकस थे, फिर भी डैडी पुश करते थे किस तरह मुझे कुछ और मेरी हेल्प हो जाए। डैडी काफ़ी प्राउड भी फील कर रहे थे, हर किसी को बोलते थे कि मेरा बेटा यूपीएससी कर रहा है। तो एक डॉक्टर टीपी लहाने थे हमारे यहाँ पे, जेजे के डीन, तो वो काफ़ी सोशल वर्क में एक्टिव थे। मेरे डैडी भी ग्राउंड में काफ़ी सोशल वर्क में एक्टिव है हमारे एरिया में। तो उन्होंने उनको भी कहा, तो उन्होंने कहा मेरा एक कलीग है वो भी यूपीएससी कर रहा है, उससे बात करो। मेरा जूनियर है, मेरा इंटर्न है यहाँ पे। तो वो इंटर्न से अब्बा ने बात की, तो उसने बोला कि मैं यूनिक अकेडमी में पढ़ता हूँ और कोचिंग के लिए अच्छी जगह है। जब मैंने अब्बा को उस वक्त तक मेरा वो हो गया था कि मैं बहुत जगह एग्जॉस्ट कर लिया था अपने आप को, गार्डन्स और लाइब्रेरीज में बहुत ट्रैवलिंग टाइम इतना हो रहा है, सुबह निकलो बस पकड़ के जाओ वहाँ पे आओ। तो मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा हूँ, टेक्निकली कुछ भी कर रहा हूँ, ट्रैवल वगैरह, पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ। तो डैडी को कहा था कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो वो डॉक्टर जो डैडी को एडवाइस दिए थे कि चले जाओ पुणे में, हो जाएगा, यूनिक अकेडमी अच्छी है। तो डैडी मुझे यहाँ लेके आ गए। फिर यहाँ पर जब एडमिशन हुआ प्रॉपर टेक्निकल, इसके बाद मुझे यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि यूपीएससी का सिलेबस भी होता है। जब फर्स्ट डे मेरा लेक्चर हुआ था, तो मैं हमेशा की तरह मैं लास्ट बेंचर था, पीछे बैठा था एकदम आखिरी में, एकदम कोने में। तो कल जरा सर का लेक्चर हुआ था, सर ने बोला अभी आप लोग को जो पैम्पलेट दिया वो निकालो, उसके सेकंड या थर्ड पेज पे यूपीएससी का सिलेबस है। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, सिलेबस भी है एग्जाम का। किसी ने तो मुझे कहा था कि एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी, तो मैं कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं। जो मिलता था मेरे हाथ में पूरा पेपर में पढ़ता था ईमानदारी से, और एडिटोरियल स्किप कर देता था, पर मुझे समझ में नहीं आता था। सर ने कहा, फिर उसमें एनसीईआरटी की लिस्ट थी पूरी अच्छी खासी, ये वो।
तो थोड़ी बुक्स अब्बा ने पहले भी लेके आ चुके थे, फिर यहाँ पे ABD चौक जाके कुछ। आप हमेशा बोलते वक्त आपके अब्बा का और अम्मा का जिक्र आ रहा है, तो मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आपके अब्बा और अम्मी क्या करते हैं। मेरे अब्बा बेसिकली डॉक में काम करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में लेबर सुपरवाइज़र है अभी तो, और अम्मी मेरी हाउस वाइफ है। अच्छा। तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स वगैरह का काफ़ी रोल था, लेकिन पूरी जर्नी में अब्बा मेरे कभी साथ छोड़ते नहीं थे, बिकॉज फ्रेंड्स वगैरह इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना ट्रैवलिंग टाइम नहीं लेंगे वगैरह। तो फर्स्ट टाइम हमारे ख़ानदान में कोई बंदा UPSC करने के लिए मतलब घर छोड़ रहा था पढ़ाई के लिए। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट। हमारे ख़ानदान में कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया, मेरे भाई किए मुझसे पहले, उसके बाद मैं किया हूँ। तो हम दोनों फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट से फैमिली में। उसके बाद उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं पहला बंदा था जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने का बोला था। सबने कहा बस हो गया ना, 15 भी पढ़ लिए। उसके बाद जब मैं पुणे में आया तो बहुत से लोग बोलने लगे 16 भी पढ़ रहे हैं पुणे जाके। अब उनको पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा था, कैसे कर रहा था। अब फर्स्ट टाइम कोई घर से बाहर जा रहा है, और मुझे डैडी काफ़ी मेरे फिक्रमंद थे कि बाहर जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर पुणे में जब एडमिशन हुआ तो यहाँ पे रहने की बात आई, तो डैडी ने कहा कि तेरे साथ तेरी मम्मी भी जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत मना किया डैडी को, नहीं तो समहाउ उन्होंने अम्मी को मना के भेज दिया। तो यहाँ शिवाजी नगर के पास वहाँ पे एक पाटिल एस्टेट है, वहाँ पे एक रूम लेके रेंट पे मैं और मेरी अम्मी 1 साल रहे पूरा। अच्छा। तो अम्मी की बहुत बड़ी कुर्बानी थी उसमें, बिकॉज दिन भर मैं सुबह 7 बजे उठता वहाँ से, यहाँ पे 8 बजे का लेक्चर होते थे, सुबह यहाँ पे 8 बजे आया था, यहाँ पे ज्ञान प्रकाश लाइब्रेरी लगाया था, लाइब्रेरी में सामान रख के यहाँ पे क्लास अटेंड करता था, और फिर रात को यहाँ पे 8 बजे लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म होता था, तो पहुँचते और डायरेक्ट रूट नहीं था वहाँ से बस का, तो आता था बस से और जाता था भाई वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से 40 मिनट लगते थे यहाँ से 40 मिनट पाटिल एस्टेट जाने के लिए। तो शुरू में थोड़ा सा डर रहता था, बाद में जब इतना यहाँ पे वर्कलोड देते थे पढ़ने के लिए एक्सेट्रा, तो जाते वक्त फ़ोन में देखता था, एकदम रास्ता पूरा माइंड में बैठ गया था। तो मैं पढ़ते भी जाता था, रात को पूरा खाली रहता था वो पूरा इलाका, पढ़ते PIB की न्यूज़ ये वो सब पढ़ते 40 मिनट में पहुँच जाता था शिवाजी नगर। तो टाइम को भी मैं ठीक से थोड़ा यूटिलाइज कर पाता था। और मॉम दिन भर घर में अकेले बैठे रहते थे, मतलब मैं सुबह में 12 घंटे बाहर हूँ, और जैसे ही मैं गया खाना खा के सो गया। तो मॉम की बहुत बड़ी कुर्बानी थी, वो 8-10 महीने मम्मी ने बहुत एंड्योर किए। उसके बाद जो मेरा PT हुआ तो बहुत रिलीफ मिला कि बोले अम्मी अभी आपको आने की ज़रूरत है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पे हॉस्टल है प्रॉपर बॉयज़ का। तो हॉस्टल भी अब्बा आए, देखिए कि हाँ सब ठीक है, और फिर गए, क्योंकि बहुत डर था कि पहली बार कोई बच्चा बाहर जा रहा है, कल्चर ही नहीं हमारे वहाँ पढ़ने का। तो बहुत सपोर्टिव रहा इनका हमेशा आना जाना। फिर वहाँ से मेरी तैयारी पूरी शुरू हुई, पुणे में यूनिक एकेडमी में कोचिंग वगैरह ली। तो पहली बार में PT हो गया, मुझे भी पता नहीं था, मेरा रिजल्ट मैंने भी नहीं चेक किया था, रिजल्ट आया था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, मैंने मेरे मार्क्स भी काउंट नहीं किए थे। तो फ्रेंड ने अपना नाम डाला, फिर मेरा नाम डाला, लाइब्रेरी में बाजू में बैठा था, तो मेरा नाम हो गया, उसने बताया तेरा हो गया PT। तो मैं बस वेरी हैप्पी। फिर मैं पहले गया कि समझ नहीं आता अभी क्या करूँ, तो ये कभी सोचा नहीं था कि PT हो जाएगा, मतलब PT हो गया अभी क्या करूँ। तो एक फ्रेंड था मेरा, उसने बोला कि जवाद सर से बात कर सकते। फिर जवाद सर के पास गए, सर के पास बोला सर PT हो गया, अभी आगे क्या। सर ने बोले मेंस करना है आपको, ऑप्शन तैयार है पबेट। मैं सर पढ़ा है लिखा नहीं है अभी तक अच्छे से, मतलब प्रॉपर पढ़ लिया, 1 साल की तैयारी थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं। तो 100 मार्क्स से पहला मेंस रुक गया। फिर दूसरे बार में लगा कि मेंस इतना डिफिकल्ट है, तो फिर साल भर मेंस ही पढ़े, अगले बार PT नहीं हुआ। फिर मालूम पड़ा अच्छा ठीक है, दोनों को बैलेंस करना होता है साल का। फिर बैलेंस करते गया तो PT निकलते गया, फिर मेंस दिया 3rd वाला अटेम्प्ट में, तो फिर 40 मार्क का गैप रहा कट ऑफ से, 100 से 40 तक आया। 40 आया। तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं बोला कि सिर्फ 60 मार्क का गैप ही कवर हुआ है। फिर उसके 4th अटेम्प्ट में मैंने बहुत और एफर्ट डाला कि अभी सब कुछ लगा दूंगा, सारा ऑप्शनल GS 1 2 3 4 ऐसे सब कर लूँगा अच्छे से। 4th अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो बहुत सेटबैक मिल गया था। बाद में जब मार्क्स आया मालूम पड़ा कि 3 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रुका है, और ऐसे वगैरह जो मेरा बहुत पेपर अच्छा नहीं था, वो जवाद सर वगैरह पेपर चेक करा के थोड़ा सा दोस्तों की हेल्प लेके, कलीग्स का लेके, टॉपर्स के PYQ वगैरह देख के एक आइडिया आ गया था। तो मुझे लगा ऐसे मेरा ठीक हो गया, और 3 मार्क्स से रुका है, तो फिर वो हिम्मत बनी थोड़ी सी। फिर अभी 5वें अटेम्प्ट में वो गैप कवर हो के अच्छा खासा मार्जिन भी मिला। एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि 5वें अटेम्प्ट में आपको ये सक्सेस मिला है, पर जिस तरह का आपने बैकग्राउंड बताया, तो 1st अटेम्प्ट से 5th अटेम्प्ट तक हालांकि देखने को मिलता है कि काफ़ी निगेटिविटी भी होती है UPSC प्रिपरेशन के दौरान, पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित होते हैं, पर आपके पेरेंट्स ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, ये 4 अटेम्प्ट जिसमें आपको फेल्यूर ही फेस करना था, वो भी आपने किस तरह से पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन किया और ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की?
ये कंसिस्टेंसी में मैं अगेन कहूँगा कि बहुत से लोग जो थे, मतलब फैमिली के अपार्ट बहुत से लोग थे, वो लोग थोड़ा करते थे कि क्या चल रहा है, कब तक पढ़ेगा तू, कब तक पढ़ेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम पड़ गया था कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। डैडी बहुत खुश थे, तो जो भी आता था पूछता था कि बेटा नहीं दिख रहा है, तो बोले वो यूपीएससी करने गया है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में लोग बहुत पूछते थे कि कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। तो थोड़ा सा खुशी बुद्धि थी कि हाँ मैं यूपीएससी करूँ। लेकिन जब फेलियर मिलते गए तो लोगों से छुपता गया कि क्या है, कहाँ से, कौन पूछा कहाँ जा रहा है। जब मैं मुंबई में था हॉस्टल में भी, हज हाउस में, तो रात को 9-10 बजे के टाइम पे घर पे आता था रात को, कि कोई मुझे पूछे नहीं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और सुबह सुबह जल्दी उठ के 6 बजे के वापस भाग देता था हज हाउस, फिर कोई दिखे नहीं, कोई पूछे नहीं, क्योंकि डर था कितनी बार बोलूँ क्या मैं फेल हो गया, एक बार 2 बार फेल हो रहा है, फेल होते जा रहा है। तो बोलेंगे वो ट्राई किया कि नहीं, ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले, तू कर रहा है कि नहीं ठीक से। तो वो बोल बोल के फिर लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फैमिली को इतना पता था कि एग्ज़ाम बहुत बहुत मुश्किल है। कुछ फ्रेंड्स है डैडी के और भाई वगैरह के, जिनको एक आइडिया था, कुछ डॉक्स में डैडी काम करते थे, कुछ ऑफिसर्स वगैरह थे जो डॉक्स में, उन लोग कहते थे कि ये बहुत एमपीएससी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है, ऐसा ऐसा। तो डैडी को था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक तू हिम्मत नहीं हारेगा तब तक हम लोग भी नहीं हारेंगे। तो जब भी घर में कोई बोलता था ना ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो बड़ा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लगता था। मतलब जिस भी मैं गया, जैसे मेरा 4th अटेम्प्ट में जब मैं फेल हो गया, तब मैं जब घर पे गया तो बैठा था शांत, सिस्टर के पास जाके बैठा। सिस्टर ने बोले क्या हो गया, मैं बोला कि रिजल्ट आया। तो फिर सिस्टर ने मुस्कुरा के बोला तो क्या हो गया, 2 अटेम्प्ट बाकी है ना, दे ना। भाई आया, बोले क्या हो गया, बोला रिजल्ट आया, फेल हो गया। तो क्या हो गया, 2 अटेम्प्ट बाकी है ना, दे। सो इट वाज लाइक कि दे नेवर टोल्ड मी कि क्यों नहीं हुआ। तो वो मुझे काफ़ी लगा कि चल हाँ ठीक है, 2 अटेम्प्ट बाकी है, दे देते। तो वो काफ़ी एक रिलैक्सिंग माहौल था घर पे, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि आपका यूपीएससी का सिलेबस सामने आने के बाद, अच्छा यूपीएससी का सिलेबस भी होता है, यहाँ से जो शुरुआत होती है वो आज 5वें अटेम्प्ट के बाद आप फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होते हो। तो ये पूरा जर्नी जो आप बता ही रहे हो, लेकिन इस पूरे जर्नी में आपका प्रिपरेशन, वो प्रोसेस कैसा रहा, जो आपको खुद को भी काफ़ी चेंज करना पड़ा होगा, सिचुएशन भी काफ़ी अलग अलग फेस हुई होगी। हाँ, शुरू में जब फर्स्ट था तो पहले तो मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में था, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस वगैरह में इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे जो थे ना, वो हमेशा मतलब काफ़ी माना जाता था हमारे एरिया में कि ये इंजीनियर है, तो ये बहुत, इसका एप्टीट्यूड तो बहुत क्लास होगा, ये तो बहुत होशियार बच्चे हैं इंजीनियर वाले। बाकी जो बच्चे हैं वो तो है ठीक है, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई असल में इंजीनियर ही कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह ही कर रहे हैं। तो हमारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कोई इंजीनियर है, मतलब ही इज़ मोर स्कॉलर, ही इज़ मोर लर्नड, he is more professional in thinking and more scholarly person than we are। तो जब मैं आया यहाँ पे एकेडमी में ऐसे वगैरह, तो बच्चे बोलते थे कि फॉर्म भर रहा था, तो मार्क्स ही भरने के होते थे। मेरे बाजू में फॉर्म भर रहा था, मेरा 10वीं में 60% था, मेरे बाजू में रहा था 98%। फिर मेरे 12th का भरा 72, तो उसका था 89%। तो मेरा वहीं कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया था कि क्या होगा। लेकिन एक दिन पंकज भट्ट सर ने क्लास में लेक्चर लिए थे, वो बता रहे थे एक्सप्लेनेशन, बोले कि दूसरे को मत देखो, अपने आप को फोकस करने में लग जाओ, और अपने आप को फोकस करते करते तुम एक दिन बहुत आगे चले जाओगे, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम कितनों को पीछे छोड़ दिए। और जब मेरे को डर बहुत था, मतलब कि ये मेरा कॉम्पिटिशन इंजीनियर्स और ये डॉक्टर्स और ये CAs वगैरह से है, हमेशा से मैं क्लास में कम ही आता था, और उनको सोसाइटी काफ़ी अप्रिशिएट करती थी कि हमको चुप करा के बोलते थे कि हाँ वो कुछ बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दो। तो वो डर था। मैं लाइब्रेरी में कभी मैंने छुट्टी नहीं मारी, मतलब 1 साल पूरा यूनिक में पढ़ा मैं। उसमें मेरे 2 ही हॉलीडेज हुए, एक रमज़ान ईद थी और एक बकरी ईद थी, जिसकी वजह से मैं घर पे गया था। बाकी मेरी एक भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। और वो 2 ईद के बाद भी मैं दोस्त को फ़ोन करके बोला था शाम को कि भाई फ़ोटो भेज दे, सर ने क्या लिखा है, वो बाद में मैं कवर अप कर लूँगा। फिर बाद में सर के पास जाके एक दिन बैठा था, सर ने पूरा वो बता भी दिए थे। तो मैं जब से शुरू किया था जर्नी, उसके बाद मैं कभी किसी से बात भी नहीं करता था। मेरे बाजू वाला और 1-2 लोगों के अलावा कोई दोस्त भी नहीं थे। मैं पढ़ते गया, कुछ मुझे पता ही नहीं चला। लोग चाय पीने जाते थे, लंच करने जाते थे, मुझे चाय की प्यास ही नहीं लगती थी, मुझे पानी की भी प्यास नहीं लगती थी। हाँ, दोपहर में नींद आती थी बहुत, तो दोपहर में नींद आने के टाइम पे थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा पुश करता था। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया, एंड में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, काफ़ी रिलैक्स हो गया तैयारी को लेकर, और पीटी दे दिया। और मुझे पता भी नहीं था कि पीटी होगा या नहीं होगा। पीटी के बाहर निकला, अब्बा मेरे आते थे मेरे को छोड़ने के लिए सेंटर में, और बाहर बैठे रहते थे जब तक मैं एग्ज़ाम देकर निकलूँ नहीं। एग्ज़ाम देकर निकला तो अब्बा बोले कैसा गया पेपर। अब CSAT काफ़ी टफ गया था 2018 का मेरा, तो अब्बा को बोला मुश्किल लग रहा था।
मैंने बोले तो कोई नहीं है, एग्ज़ाम बहुत हार्ड है बेटा, देते रहे, लगे रहे 2 साल, 1-2 साल जाएगा लेकिन तेरा हो जाएगा कभी ना कभी। गए घर पे, कुछ पता नहीं था, फिर पुणे वापस आ गए, तैयारी करना शुरू की मेंस वगैरह की, लेकिन पीटी हो गया। तो अब्बा ये भरोसा हमेशा तुम देते थे? हाँ, अब्बा को था कि कुछ भी नहीं तो लगा तो कम से कम लगे रहे। बिकॉज डैड ने बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पे सक्सेस स्टोरीज भी देखी थी, और डैड के कुछ फ्रेंड थे जो डैड को बोलते रहते थे कि बहुत मुश्किल एग्जाम है। डैड को खुशी थी कि कम से कम मैं पढ़ तो रहा हूँ। अम्मी मेरे हमेशा बोलते थे, अब्बा भी बोलते थे, तो अगर यूपीएससी नहीं भी गया 2 अटेम्प्ट के बाद, अम्मी अब्बा बोलते थे कभी कभी कि चल ठीक है, अगर तेरा यूपीएससी नहीं भी हुआ पूरा अटेम्प्ट खत्म होने के बाद, तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन्हें टीचिंग शुरू कर दिया है, तो टीचर बन जाना, वो भी अच्छा है, कहीं भी रहेगा, कमा के खाएगा। तो उनका सपोर्ट था कि पहले तो यहाँ से फ्री हो जा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन तेरे पास टीचिंग का तो है, तो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो करेगा करेगा, लेकिन अभी लगाया तो लगे रहे इसके अंदर। तो वो काफ़ी मेरे लिए रिलैक्सिंग था। मोहम्मद जी, नॉर्मली जब हम डोंगरी सुनते हैं, मुंबई का एरिया, माझगांव, वो सब लोकेलिटी, डोंगरी से दुबई तक का जर्नी लोगों को थोड़ा पता है, बुक्स और फिल्म ये सब, पर ये डोंगरी से यूपीएससी का जो जर्नी है ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, अलग है, और वो आप ही ने तय किया है और आप ही ने वो मुकाम साधा है। पूरे डोंगरी एरिया से या फिर मुंबई के उस एरिया से भी शायद किसी ने आज तक यूपीएससी नहीं क्लियर की है। तो ये जो अलग चीज़ है जो आपने हासिल की, तो इसकी शुरुआत और इसका क्रेडिट कहाँ जाता है, या फिर वो पूरे जर्नी में आपको क्या लगता है कि इस वजह से ये जर्नी में पूरा कर पाया और सिलेक्शन हासिल कर पाया? ये जर्नी का तो कोई स्टार्ट ऐसा था कि जब बेसिकली स्टार्ट हुई थी तो बहुत अनसर्टेनिटी थी, ना मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता था ना घर वालों। तो थोड़ा थोड़ा जब करते गया लोगों को, तो शुरू में जो भी मिलता था तो अप्रिशिएट करता था। उसके बाद जब वो लोग फॉलो अप लेना शुरू कर देते थे तब दिक्कत पड़ जाती थी कि बेटा क्या हो रहा है, कब तुम्हारा होगा, तुम कब जाओगे, कब करोगे। तो ये सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आने लगी। लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है, तो अब वापिस जब डोंगरी पे देखता हूँ तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है। जैसे कि परसों जब मैं कल मेरी कॉलेज भी गया था, अंजुमन इस्लाम, जहाँ से मैंने 11th-12th की है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम उस सर ने हमको टॉन्ट मार के कहा था कि यहाँ के एरिया के लोगों में लगता है दम नहीं है जो निकाल नहीं पाते, आप तो बस पीछे बैठ के मस्ती करोगे। जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया, मैंने पूछा मैम से कि मैम वो सर मिलेंगे क्या? सर को बोलना था चैलेंज किया था, चैलेंज एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड। तो बोले सर तो नहीं है। सर को कॉल करके बोला सर थैंक यू वेरी मच, वो रियलाइज कराने के लिए कि सपने तुम भी देख सकते हो, पीछे बेंच पे बैठे हो तो क्या हो गया। पर मुझे लगता है कि वो सर का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल सही था, पर सिर्फ वही एक चैलेंज नहीं था आपके सामने, क्योंकि डोंगरी से आना और जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया, उस फैमिली बैकग्राउंड से आके यूपीएससी करने का फैसला करना और उस राह पर फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, फोर्थ फेल्यूर के बाद भी डटे रहना और 5th अटेम्प्ट में ये सक्सेस हासिल करना, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ लगता है यूपीएससी के इस जर्नी में। और वो हमेशा कई ऐसे पल आते हैं जो आपका पेशेंस चेक करते हैं। तो ऐसा कोई एक पल जो आपको लगता है कि भाई इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अभी बस करना चाहिए? शुरू के 1-2 साल में बहुत बार आया था। जैसे जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो बहुत टाइम मन किया कि गिव अप कर दूं, ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं होगा वगैरह। लेकिन फिर मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरी हालत देख के मम्मी मतलब रात को भी पढ़ता था, कभी मेरी रात को आँख खुल जाती थी, कभी कभी तो नींद आती नहीं थी, मेरे दिमाग में चलता था कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो किताब उठा के बैठ जाता था। अम्मी कहते थे कि सो जाओ, कहते कि नींद आएगी तो सो जाऊँगा, कोई मसला नहीं। फिर बाद में अम्मी को लगा कि मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ रहा हूँ। तो अम्मी बोलते थे बेटा अगर तेरे को नहीं हो रहा है, तेरे अब्बा बहुत खुश है तो तैयारी कर रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि तू तेरे अब्बा की खुशी के लिए अपना वो नुकसान कर दे। तेरे अब्बा से मैं बात करूँगी, अगर तुझे लग रहा है कि तेरे से नहीं होगा तो बोल दे। तो मैंने अम्मी को कहा कि जब बचपन में बच्चा चलता है छोटा सा, तो चलने की कोशिश में गिरता है वो, तो हम क्या उसको बोलते हैं कि मत उठ, ये चलने में तू गिर रहा है बार बार, तो उठ मत। हम क्या करते हैं उसको फिर खड़ा कर देते हैं, आजा आजा कहते हैं। तो मेरा भी ऐसी सिस्टम है, अब मैं गिरते रहूँगा तो लेकिन चलना सीख जाऊँगा एक न एक दिन। उसके बाद जब वापस एरिया में गए तो शुरू के 2 साल बहुत चैलेंजिंग थे। मम्मी के साथ यहाँ पे रहना, मम्मी का मुझे होता था टेंशन हमेशा जहन में, अम्मी क्या कर रहे होंगे दिन भर घर पे अकेले। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी का इशू होते थे घर में, एरिया में आवाज़ की इशू, कोई प्रॉपर डेडिकेटेड चीज़ नहीं थी, कोई गाइडेंस भी नहीं था। 2 साल के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। जब मेरा 4th अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, बिकॉज
सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरा पीटी नहीं हुआ तो तीसरा जो अटेम्प्ट था मेरे को पूरा 1 साल मिला था, और कोविड का लॉकडाउन पूरा मिला था। तो बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करके मैंने नोट्स बनाए थे मेंस के। मैं नोट्स बना लूँगा तो मेरा मेंस हो जाएगा। लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी नोट्स का 40 मार्क्स से मेरा रह गया। तो फिर उसके बाद दोस्तों ने बोला कि कुछ नहीं नोट्स को और रिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल भी ऐड करते हैं। फिर वो एग्जाम्पल वगैरह ऐड किए, उसके बाद फिर 3 मार्क्स से रुक गया। चौथे अटेम्प्ट में जब 3 मार्क्स से रुका तब लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई तेरा तो हो जाएगा, और मैंने कहीं ना कहीं माइंड में मेरा हो गया था कि चलो हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया मेंस का तब बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझसे पता नहीं एग्ज़ाम क्या चाह रहा है, क्या मैं काबिल भी हूँ इस एग्ज़ाम के क्या नहीं। फिर उस साल एक फ्रेंड का रिजल्ट आया था हमारे मासूम भाई का, उनका 5th अटेम्प्ट में हो गया IRS। तो मुझे लगा कि हो रहा है। और हमारे सामने जब जामिया में जब था वहाँ पे, तो जामिया में ऐसे हमारे सामने कई एग्जाम्पल है जिनका 4th और 5th अटेम्प्ट में हुआ है, या किसी का 6th अटेम्प्ट में भी हुआ है, IAS हुआ है डायरेक्ट। 5 बार PT नहीं हुआ, 6 में डायरेक्ट IAS बन गए। तो एक वो था कि कहीं ना कहीं चलो करते हैं कोशिश। तो 5वां अटेम्प्ट बड़ा ही पुश करके दिया। पहले अटेम्प्ट में लगा था कि UPSC कर लूँगा, दूसरे में लगा कि अब तो होना ही है, तीसरे में लगा तो अब तो हो ही क्या समझो, चौथे में लगा अब तो फाइनल ही है, इसमें तो फिट हो जाएंगे। उसमें भी हिम्मत आ गई। 5 में जब करने के लिए बैठे तो फिर बोला जो होगा देखा जाएगा, अब कोई उम्मीद ही नहीं। ये सब मतलब 4th अटेम्प्ट का भी फेल्यूर देखने के बाद आपने आपका स्ट्रैटेजी में क्या चेंज किया? क्योंकि एक निगेटिविटी भी आती है, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपने को फिर से नए अटेम्प्ट के लिए नए एनर्जी से शुरुआत करनी होती है। तो वो जो सफ़र है वो कैसा रहा? स्ट्रैटेजी के मामले में मैंने ये किया था कि जब मेरा 4th अटेम्प्ट हुआ था तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, बिकॉज मैं सब कुछ अच्छे से करके आया था। लेकिन मैंने क्या किया था कि 4th मेंस के मेरे शाम को बैठ के मैंने एक डायरी में लिखा था पेज पे ऐसे में ऐसे नंबर 1 मैंने ये ऐसे लिखा। उससे मुझे लग रहा है कि मैंने इंटर में कुछ गड़बड़ कर दी है और कंक्लूजन में और अच्छा कर सकता था। ऐसे नंबर 2 मुझे ये चूज़ नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। GS 1 में मैंने ये कंक्लूजन में मैंने मिस्टेक्स किए, मेरा सोसाइटी पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। GS 2 में मेरा ये, मतलब सारे GS को एक एक करके मैंने मेरी कमियाँ लिखी मेरे ऑप्शन की, और वो लिख दिया था बिकॉज जस्ट फ्रेश माइंड था मेरा, और एग्जाम इज़ द बेस्ट फीडबैक। तो पूरा फीडबैक मैंने लिख दिया। ये जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तब मैंने उसको निकाल के देखा और उस पर देखा, और मैंने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई बेसिकली कि अब मैं बैठ के मेरी गलतियाँ लिखूंगा पहले अटेम्प्ट से लेकर 4। अब वो रिजल्ट आने के बाद तो मैं फ़ौरन PT पे लग गया था। जब PT हो गया तो बहुत से फ्रेंड लोग बोल रहे चलो दिल्ली चलते हैं, जामिया चलते हैं। मैंने कहा मैं जामिया भी जाऊँगा नहीं, थोड़ा रुको, एक 10-15 दिन रुकता हूँ। हमेशा ऐसा हो रहा था कि PT हो रहा है फ़ौरन चले गए दिल्ली, और जो चल रहा है मार्केट में उसके फ्लो में बह गए। तो इस बार मैं कहा कि नहीं, थोड़ा बैठ के प्लान करेंगे। प्लान ये करेंगे कि मैंने देखा है कि मेरे GS के मार्क्स कंसिस्टेंटली उतने ही आ रहे हैं। 4 मैंने दिए, में 3 मैंने मेंस दिए 4 अटेम्प्ट में, मेरा स्कोर 400 के अराउंड ही आ रहा है। मेरा ऑप्शनल में स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा। एक बार 250 आया था, उसके बाद 235 हो गया है अभी। ऐसे में मेरा स्कोर 100 से 120 हो गया है। मैं GS पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा GS का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों ना ऑप्शनल और ऐसे पे वर्क किया जाए। तो इस बार GS को इतना नहीं पढ़ा था, GS सिर्फ लिखा था। प्रॉपर तैयारी मैंने ऐसे और ऑप्शनल की थी, बहुत अच्छी तैयारी दोनों की थी, और दोनों की वजह से मेरा काफ़ी, और इस अटेम्प्ट में भी मुझे GS में उतने ही मार्क्स मिले जितने पिछले 3 में मिले थे। अच्छा। और ऑप्शनल और एथिक्स में ऐसे में काफ़ी अच्छा मेरा स्कोर बूस्ट हुआ है, 30-40 मार्क्स से दोनों मिला के। तो वो एक ओवरऑल मेरा टोटल स्कोर को बढ़ा दिया। तो स्ट्रैटेजी में मैंने पबैड को काफ़ी फोकस किया था, और ऐसे इसको इन जनरल, और ट्राई किया था कि कंटेंट मेरा बहुत कम रहे। जो कंटेंट और एग्जाम्पल मैंने GS 2 में लिखे थे, जो GS 4 में लिखे थे, और जो मेरे ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखे थे, वो ऑलमोस्ट सेम नेचर के थे, और सब में सेम ही चीज़ में लिख के आए हो एज एन एग्जाम्पल। बस उसको ट्वीक करके उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फिट करके आया। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ऑप्शनल के बारे में अभी जिक्र किया कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। आपने यूनिक में पुणे सिर्फ आप यूनिक एकेडमी में कोचिंग करने के लिए आए थे, तो वो 1 साल में आपकी तैयारी वो कैसी रही? आपको UPSC की समझ और UPSC की प्रोसेस में आप फर्स्ट डे आपने बताया कि जब आपके हाथ में सर ने, तुकाराम जाधव सर ने सिलेबस थमा दिया, तो उस टाइम पे आपको पता चला कि भाई सिलेबस है और वो इतना करना है। पर 1 साल के बाद जब लास्ट डे ऑफ द कोचिंग था, तो उसके बाद वो बीच के दौरान वो सिर्फ प्रोसेस में क्या आपके हाथ
लगा था, क्या आपने अचीव किया था प्रिपरेशन के दौरान? यहाँ का सबसे अच्छा एक अचीवमेंट था कि पहले मैं यहाँ पे आया तब फॉर्म भरने के टाइम उन्होंने बोला ऑप्शनल क्या चाहिए। तो मैंने बोला ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल डाल दो कुछ भी। बोले ऑप्शन होते हैं, उन्होंने लिस्ट दिया ऑप्शन की, तो मुझे कॉमर्स दिखा उसमें। मतलब मैंने कॉमर्स किया है तो मैंने कॉमर्स डाल दिया। तो जो मैडम थे काउंटर पे उन्होंने कहा कॉमर्स हम नहीं पढ़ाते और आपकी फीस में आपने उसका भी इंक्लूडेड किया ऑप्शन। तो मैंने बोला कौन सा ऑप्शन होता है? तो उन्होंने बोला कोई नहीं आप रहने दो ब्लैंक, इसको हमारे ओरिएंटेशन होते हैं उसको ज्वाइन कर लेना, जो समझ में आए कर लेना। तो फिर मैंने बहुत सारे ऑप्शन के ओरिएंटेशन ज्वाइन किए। जब पबैड का हो रहा था ओरिएंटेशन, दिनेश पांडे सर हमारे ले रहे थे, तब जो कुछ टॉपिक सर ने बताए थे 4-5 चीज़ें का वगैरह का, तो मुझे लगा कि ये मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं मेरे कॉमर्स और मैनेजमेंट की चीज़ों में, तो थोड़ा फेमिलियरिटी लगी उसको। बोला और कोई ऑप्शंस भी नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है, और पबैड मैंने चूज़ कर लिया उस टाइम पे। लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी वर्क किया पबैड। पहले अटेम्प्ट में मेरे को 250 मार्क्स मिल गए थे पबैड में, और पबैड की वजह से मेरे पहले अटेम्प्ट में काफ़ी वो जीएस में बहुत कम थे, पबैड में अच्छे थे। तो पबैड पे वर्क थोड़ा सा हुआ, थियोरेटिकल चीज़ें, पबैड के लेक्चर्स मैंने पूरे किए थे, और एक साल में सिलेबस ऑप्शन का मेरा कंप्लीट हो गया था। पेपर 1 का, पेपर 2 का थोड़ा बाकी था, तो वो तो मैंने जीएस से थोड़ा बहुत, और मेंस के टाइम पे वो प्रेशर में पढ़ाई मेरी उतनी भी हो गई थी। यूनिक का मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मेरे पीटी में मैंने यूनिक का अलावा, मतलब पहले पीटी में कुछ पढ़ा नहीं था, बिकॉज सारे लेक्चर होते थे प्रॉपरली। पॉलिटी में लक्ष्मी गांधी पढ़ाए थे यहाँ पे, तो वो एक फ़ायदा हो गया था। करंट अफेयर जवाहर सर के लेक्चर्स करते थे हम, कभी यहाँ पे कभी कैंप में, इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह के। तो जितना मटेरियल यूनिक ने दिया था पीटी के लिए ना, पहले अटेम्प्ट में उतना ही पढ़ा था, और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन वगैरह की थी, दी थी, और उतने में ही पीटी भी हो गया था पहले वाला। तो वो काफ़ी एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। अगर मेरा पूना में पहला पीटी नहीं होता, शायद से मेरे अब्बा की इतनी हिम्मत नहीं होती। जब मेरे अब्बा मुझे दिल्ली भेज रहे थे पढ़ाने के लिए, तब बोल रहे थे पूना में तो पीटी पास किया, जैसे पूना में पढ़ा वैसे दिल्ली में भी पढ़ना। कि हमारी फैमिली में कैसा होता है कि अगर अब्बा ने मना कर दिया तो फिर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दिल्ली जाना था तो अब्बा की परमिशन पहले चाहिए थी। अब्बा बोले थे दिल्ली क्यों जाना है, पूना में ही पढ़ेगा। लेकिन जब मेरा पीटी हो गया तो अब्बा को लगा कि अच्छा हाँ ये पढ़ रहा है, इसका पढ़ने का मन है, तो इसको छोड़ दो, दे दो फ्री हैंड। फिर वहाँ पे आगे बढ़ा। तो यहाँ पे ऐसा हो गया था कि एक प्रॉपर एक फोकस एनवायरनमेंट मिला था लाइब्रेरी का और गाइडेंस, तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे। यूपीएससी ऐसे बोला जाता है कि ये आपके राइटिंग की भी एग्जाम होती है, हाउ यू राइट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपने मेंस में वैसे 4 फेल्योर देखे, लेकिन इस 4 फेल्योर ने आपको किस तरह से आपने उसको स्ट्रेटेजाइज किया, और क्या अलग प्रयास किए कि आपका राइटिंग और स्कोर और बढ़िया हो सके मेंस में? राइटिंग का मैंने अपने आप में ये इम्प्रूव किया था कि मैंने अपने वीक एरियाज पता किए थे। मैंने पूरा एक स्ट्रेटेजाइज किया था कि मेरे GS2 और GS4 में मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, हमेशा से 100 के ऊपर ही रहे, हर बार 100, 105, 112 एक टाइम आए थे। और एथिक्स में भी मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 99, 108, 1010, इस बार 105 आया। तो मुझे लगा था कि 2 मेरे बहुत ठीक है, GS1 और GS3 थोड़ा सा वीक है। और ऐसे पे मेरा बहुत कम आ रहे थे, 100, 102 आए थे, 100, 101 एंड 102 2 अटेम्प्ट में शुरू के। तो मेरे वीक एरियाज मुझे पता था कि 3 वीक एरियाज है और ये है ऑप्शनल। तो 2 मेंस के बाद, 2-3 मेंस के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे मार्क्स उतने ही है GS में। अगर मेरे 1 और 3 में वीक मार्क्स आते और 2 और 4 में ज़्यादा आते, तो सब मिला के 400 ही हो रहे हैं। और ऐसे में मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो मैंने डेलिबरेटली एसेज लिखने की ट्राई किया। एसेज लिखता था मैं पहले, तो कोचिंग वगैरह के एसेज लिखता था, लेकिन कोचिंग के एसेज वगैरह में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि कंटेंट मिलता था उनके पास। फिर मैंने राइटिंग चालू किया PYQ। फिर जवाद काजी सर का एक इनिशिएटिव था ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के टाइम पे, वो ज्वाइन किए थे। तो इसका फ़ायदा ये हुआ था जवाद सर के एसेज का कि बहुत जल्दी मिल जाते थे। कोचिंग वगैरह में थोड़ा टाइम होता है, 15-20 दिन। जवाद सर का 2 फायदे होते थे। जवाद सर ऐसे के टॉपिक दे देते थे, तो जो लिखते थे ना वो हमारे क्लोज ग्रुप के बच्चे होते थे। मतलब हम एक ही लाइब्रेरी में बैठे सब जामिया में आसपास, तो लिख रहे हैं। सेकंड सर 2 दिन में भेज देते थे ऐसे वापस चेक करके। उसके बाद सर कॉल भी करते थे और चिल्लाते भी थे कि इतना तुमको समझाया कि इंट्रो में ये मत करो, कैंसलेशन मत करो। तो थोड़ी धीरे धीरे गलतियाँ सर निकालते गए। तो ऐसे इसको ऐसा धीरे धीरे अप्रोच किया, और ऐसे में एक स्ट्रेटेजी बनाई कि ऐसे में मुझे क्या क्या नहीं करना है, वर्क करना है प्रेजेंटेशन पे। मेरे लैंग्वेज पे मैंने बहुत इम्प्रूव किया वर्क करना, बिकॉज इन मेंस यू आर व्हाट यू राइट। तो टॉपर के कॉपीज वगैरह देखे थे, विक्रम ग्रेवाल को पर्टिकुलरली फॉलो किया था, उनके एसेस लिखे थे सारे। फिर अपना जो टॉपिक उठा के उनके एसेस को लिखा, फिर अपना कंटेंट, उनका कंटेंट देखा कि क्या डिफरेंस आ रहा है, और मैच किया कि इस तरह जाना है।
उसके बाद थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा किया, चेंज किया। ये एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, मेरे उनके एग्जांपल मेरे से अच्छे थे तो उनके थोड़े एग्जांपल उठा लिए यहाँ वहाँ पे। इस तरीके से जो जिस ऐसे टॉपिक का टॉपर था उसकी कॉपी लेता था, जो उन्होंने आंसर लिखा है उसको पहले मैं लिख देता, उनकी कॉपी से कंपेयर करता था और चीज़ों के नोट्स बना के रखे थे। और ऑप्शन में पर्टिकुलरली मैंने बहुत फोकस किया था क्योंकि मुझे लगा था कि 250 मुझे एक बार आ चुकी है ऑप्शन में, फिर मेरा स्कोर 235 कैसे गया, कैसे नीचे कैसे गया। तो इसमें ऑप्शनल में मैंने क्या किया था, GS 1 और 2 में सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज को उठाया था। यूनिक के कुछ नोट्स मिले थे, उसको मैंने एकदम छोटा छोटा कर लिया था मेरे पूरे पेज में। तो मेरे पूरे पवाड के नोट्स मेरे 70 पेजेस में हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के अच्छे से। उसको मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज किया। इस बार इस अटेम्प्ट में कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज मैंने लगाई नहीं थी ना, एक टेस्ट सीरीज का मैंने पेपर सॉल्व किया। पूरे PYQ जितने भी थे 2011 से लेके 2021 तक के 10 साल की PYQ मैंने पूरे उठाए थे, 10-11 साल के, और उनको पेपर वाइज दिखाता था, पेपर वाइज टाइम लगा के। तो शुरू में लगा के नहीं, टाइम लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो मैंने सोचा कि UPSC ऑप्शन देती है ऑप्शनल में कि शुरू के 5 कंपलसरी, फिर बीच के 5 कंपलसरी, बाकी में तो चूज़ करना है। तो मैं 1-2 लेके लास्ट तक लिखता था आराम से, 2-4 घंटे लगा के बिना स्किप किए उसको लिखता था, और फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज में से उठा के उसमें ऐड ऑन करता था। तो पहली बार देख के लिखा, फिर दूसरी बार सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस 11 साल के विदिन वो जल्दी मतलब एक दिन में एक पेपर 2 पेपर लिखता था। उसके बाद धीरे धीरे उसको मैंने बढ़ाते गया। तो मैंने पेपर पैड के PYQ 2 बार लिख ली, एक बार देख के एक बार बिना देखे। तो बहुत ज़्यादा एक अप्रोच आ गया कि ये चीज़ पूछी जा रही है और ये मेरा कंटेंट है और ये बुक का कंटेंट है, तो उसको थोड़ा मिला के बुक के नियर जाने की ट्राई किया। मतलब परफेक्शन तो नहीं हो सकता, तो उसने काफ़ी फ़ायदा किया। लैंग्वेज इंप्रूव हो गई, एक आर्टिकुलेशन आया और पता चला कि बुक्स में कैसा लिखते हैं जो भी है। तो उससे पवाड ने बहुत फ़ायदा हुआ। पेपर भी कंप्लीट हुआ फर्स्ट टाइम और मेरा काफ़ी अच्छा था प्रेजेंटेशन। और 2-3 चीज़ें मैंने अवॉइड की, मैं कुछ कट नहीं करूँगा पेपर में, साफ खुला लिखूँगा, पेपर पूरा अच्छे से भर के लिखूँगा और ट्राई करूँगा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने सारे आंसर्स में ट्राई की और कुछ एवेल्यूएशंस, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स बहुत पर्टिकुलरली ऑप्शन में। तो हर टॉपिक पे पर्टिकुलर थिंकर्स को, हर थिंकर्स के अंदर लिंकेज वगैरह पूरा लिस्ट बनाई, उसको रट्टा लगाता था रोज़। और वही जो एग्जाम्पल मैंने जमा किए थे एक पवाड के लिए, गवर्नेंस के लिए, उन्हीं को पवाड में भी लिखा, उन्हीं को मैंने एथिक्स में भी लिखा, उन्हीं को मैंने पेपर 2 में भी लिखा। तो ये चारों में जो सेम एग्जाम्पल्स और क्रॉस पोलिनेशन किया, इन चारों में मेरे 100 के ऊपर ही मार्क्स हैं और इनकी वजह से ही मेरा स्कोर ओवरऑल बूस्ट बढ़िया। एंड दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर फॉर द 5th आपके अटेम्प्ट में, ये इंटरव्यू का आपका पहला एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब इंटरव्यू का कॉल आ गया तो डेट्स आनी बाकी थी, तो डेट्स तक का मैं काफ़ी रिलैक्स था, चलो इंटरव्यू आ गया है वगैरह। जब डेट आई तो मालूम पड़ा मेरा फर्स्ट वीक में ही है, तो काफ़ी थोड़ा सा एक वो मिला कि इतना जल्दी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू का प्रेशर ही इतना हो रहा था कि जिसके के पास कभी गाइडेंस के आप ले जाओ तो थोड़ा डरा भी देते थे लोग, UPSC का इंटरव्यू। तो वो जो एक प्रेशर था ना उसके अराउंड कि UPSC का इंटरव्यू है, थोड़ा उसकी वजह थोड़ा प्रेशर में आ गया था कि अच्छा ये क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो हर प्रोबेबिलिटी में एरियाज़ को कवर करने की ट्राई की। पहला मॉक दिया, फीडबैक मिला, दूसरा मॉक दिया, फीडबैक मिला। फिर मुझे मालूम पड़ा कि पहला मॉक और दूसरे मॉक में मेरे डिफरेंस था 3 दिन का। तो मुझे लगा कि पहले मॉक में जो गलती किया दूसरे मॉक में भी वही गलती किया, तो मॉक मल्टीपल देके मतलब नहीं। पहले मॉक की गलतियाँ अगर इंप्रूव हो गई है तो ही दूसरा मॉक दूंगा, फिर दूसरे मॉक में नई गलतियाँ बताएंगे, फिर उस पर वर्क कर लिया, फिर तीसरा दूंगा। तो मॉक मैंने शुरू के जो 10-15 दिन थे, 10 दिन थे, उसमें बहुत ज़्यादा मॉक दे दिए थे मैंने, हर 2-3 दिन की फ्रीक्वेंसी से। बाद में बैठ के चेंज किया स्ट्रेटेजी की नहीं। डेली मॉक का बहुत फ़ायदा हुआ है। डेली मॉक्स लेते थे, टॉपिक डिवाइड कर लेते थे कि आज सिर्फ हॉबी पे मॉक करेंगे, सब अपनी अपनी हॉबी पे सवाल पूछोगे आपस में, कल ऑप्शनल पे मॉक होगा, परसों आपके ग्रेजुएशन में मॉक होगा। हर रोज़ एक टॉपिक लेते थे, उसको अच्छे से डिस्कस करते थे और उसको कवर करते थे। तो ये फ़ायदा हुआ था मॉक का। और फ्रेंड्स बहुत जेन्युइन फीडबैक देते थे, अलग अलग ग्रुप बन गए थे, कभी इस ग्रुप को कभी उस ग्रुप को, आपस में हम लोग करते थे। इंटरव्यू के दिन काफ़ी वो था, रिलैक्स था। सुबह आराम से गया है पैर वहाँ पे, सब कुछ चीज़ें ठीक से हुई। और पैनल मिला था IFS स्मिता नागराज मैम का। तो वहाँ पे जब पैनल से बाहर निकला तो मेरे से पहले जो लड़का था वो निकला एकदम पसीना वगैरह पोंछ रहा था। तो लगा कि चलो देखते हैं। तो जैसे ही पैनल में गया, मैम ने ग्रीट किए, स्टार्टिंग हुआ मुंबई से,
और फिर यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं, सब इनडायरेक्टली सवाल पूछे। मैम वाज बिट कूल और एनवायरनमेंट काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग था। जिस तरीके से बाद में जो मॉक्स वगैरह में जो ग्रिलिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली, उस तरीके से नहीं था। वो काफ़ी पोलाइटली वो चाह रहे थे कि मैं बोलूँ। जब मैं बोल रहा था तो कोई काट भी नहीं रहा था मेरे बात बीच में, मुझे पूरा कंप्लीट करने दे रहे थे। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आ रहे, पोलाइटली वो डिफर करना चाह रहे थे। तो पोलाइटली मैं भी उनको जो उनके पास पार्शियली एग्री करते हुए अपना पॉइंट भी रख रहा था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कुछ मेरा ओपिनियन पूछ रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, कितना कर पाना है, मुझे मौके दे रहे थे। अच्छा ये नहीं आता है, चलो ये बता दो। चलो ये भी नहीं आता है, ठीक है, इसके अलावा ये आता है, हाँ अच्छा ठीक है, इसमें क्या होता है। चीज़ें काफ़ी स्मूथली जा रही थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए जो मुझे पता नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में पता है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के बारे में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन था, मुझे वो याद भी नहीं है। तो वो मैंने कहा कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सर ने उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज इन दिस फील्ड। सर भी पोलाइटली क्वेश्चन चेंज करके नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। तो ओवरऑल कॉर्डियल था, लेकिन सामने पैनल जो थे वो इतने प्रोफेशनल थे कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। ना वो मुस्कुरा रहे थे, ना वो ऐसा देख रहे थे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। एकदम काम बैठे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। अक्सर जब हम मॉक देते तो सामने वाला मुस्कुरा देता है कि अच्छा बोल रहे हो, या थोड़ा सा करता है डाउट, तो हमको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी डाउटफुल था। इंटरव्यू दे के आया तो फ्रेंड्स वगैरह बोले थे कैसा गया। मैंने बोला बस गया है, कैसा गया ये मत पूछो। बट एक वो हो गया था कि रिलीफ मिला है कि ये प्रेशर था कि यूपीएससी का इंटरव्यू है, यूपीएससी ढल गया। और काफ़ी अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस कि इसका जितने भी मॉक दिए, जितना भी मैंने सब कुछ किया था, सबसे कॉर्डियल, सबसे प्लीजिंग और सबसे कंपेलिंग कि आपको मुझे बोलने का अपने आपको मौका मिल रहा है एक्सप्रेस करने का, वो यूपीएससी का ही इंटरव्यू था मेन। यस मोहम्मद जी, ये मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है सबके लिए। पर एक थोड़ा ये भी होता है ना कि यूपीएससी करना है तो आप वेल ऑफ फैमिली से होना चाहिए, एटलीस्ट मिडिल क्लास आपको सपोर्ट होना चाहिए, या फिर एकदम बाकी सब फैसिलिटीज़ वो होनी चाहिए। इस तरीके से आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो ऐसे नए स्टूडेंट्स को आप क्या बताएंगे जिनसे उनको डिसीजन लेने में या फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में आपका एक गाइडेंस के तौर पे क्या आपका बताना रहेगा? सर ये बताना चाहूँगा कि तैयारी तो अक्सर एस्पिरेंट्स जो भी करते हैं, हर बहुत से डिफरेंट टाइप के लोग तैयारी कर रहे हैं। जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सोशल कैपिटल वगैरह अच्छा है जिनका, तो उनको आसानियाँ तो होती ही है, नो डाउट, उनको एडवांटेज मिलता है उन चीज़ों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास नहीं है वो बहुत डिसएडवांटेजेस पे है, वो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पे है। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर एक बार आपका मेरिट अच्छे से आ गया, 1-2 साल की स्ट्रगल होती है इस एग्ज़ाम में शुरू में। अगर आपका फाउंडेशन जितना जल्दी आपने बिल्ड कर लिया और आपको एग्ज़ाम की तैयारी का पता चल गया है कि अच्छा ये पढ़ना होता है, ये नहीं पढ़ना होता है, फिर आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर रहने की भी ज़रूरत नहीं। और थोड़ा सा अगर आपको फिर स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी है जो बच्चों को स्पॉन्सर वगैरह करते हैं। लेकिन इतना होना चाहिए कि आपका डेडिकेशन पे वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल आपके लिए जाएगा, लेकिन इस एग्ज़ाम की ब्यूटी ना इसकी डिफ़िकल्टी में ही है। अगर मेरा पहले अटैम्प्ट में हो जाता तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस स्कूल से मैं आता हूँ, तो मैं अपने आप को कभी इतना एजुकेट करा ही नहीं पाता। आज जो भी बातें चलती है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, कोई भी ऐसा कंटेंट, टेक्निकल ऐसे कॉन्सेप्ट भी पढ़ता हूँ डाउन टू अर्थ में, तो मुझे समझ में आती है कि क्या लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका हमारे पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो यूपीएससी की वजह से ही आया, 4 फेलियर्स की वजह से ही आया। और चैलेंजेस एग्ज़ाम में आएंगे, फाइनेंशियली भी आते हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, रिस्क ले सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए अगर पक्की चाह है तो। बहुत बढ़िया। फैमिली और पेरेंट्स का भी एक अहम रोल होता है। आपको जिस तरीके से सपोर्ट मिला, लेकिन काफ़ी सारे मतलब 1, 2, 3 फेल्योर के बाद फैमिली भी थोड़ा डिस्टर्ब होती है या फिर उनको भी चिंता होने लगती है। तो आप पेरेंट्स को क्या बताएंगे, जो पेरेंट्स आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे? पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी। लेकिन जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको मुझसे ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको कहते थे कि मास्टर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे अब्बा मम्मी कभी मुझे कुछ बोलते ही नहीं थे कुछ करने के लिए।
तू पढ़ाई कर रहा है ठीक है। कई जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बच्चों को पढ़ाने लगा यहाँ वहाँ दूसरी कोचिंग्स में, तो हमने को था तू पढ़ा रहा है ना बच्चों को, मतलब तुझे अपना खर्चा निकाल ले रहा है, कल को तेरा यूपीएससी नहीं भी होगा तो बच्चों को पढ़ा के तो तू निकाल लेगा, तेरा मन है यूपीएससी करने का तो कर भी और पढ़ा भी। तो ऐसा है कि कभी कभी बच्चों को अपने हार पे छोड़ देने में ही भलाई होती है। गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे खुद ही, और कभी कभी दूसरों की मिस्टेक से भी सीख लेंगे। ये एग्ज़ाम में जितना आप अपने आप को स्पेस दोगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों पे भरोसा करना एडवाइजेबल है, अदर देन उनको डायरेक्ट करना है एकदम एंड तक का इस स्टेज पे, बिकॉज फिर अल्टीमेटली बहुत से बच्चे अभी भी मेरे को बोलते हैं कि मेरी अम्मी की वजह से मेरे को आना पड़ा, अदरवाइज मेरा भी हो जाता। अगर उनके हाल पे छोड़ दोगे तो खुद को ब्लेम करता है, अगर मेरा अभी होता नहीं ना तो मैं खुद को ब्लेम करता है कि अम्मी अब्बा का तो पूरा सपोर्ट था, मेरी ही गलती है। तो एडवाइजेबल है कि बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड दे दो, लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। राइट। मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि पेरेंट्स के लिए कि बच्चों पे भरोसा रखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे जर्नी में होती है। यूपीएससी की तैयारी और उसके लिए कुछ काम करना यूनिक एकेडमी पिछले 17 सालों से कर रहा है, पर सबसे आनंद इसी बात का होता है कि जब कोई सोशल कैपिटल न होने के फैमिली से भी कोई आता है, या फिर सोशली सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल कोई कैंडिडेट जब चुना जाता है, जैसे आपका हम्बल बैकग्राउंड है, तब ऐसा लगता है कि भाई जो प्रयास हम कर रहे हैं यूपीएससी सिलेक्शन के लिए तो वो करते ही रहना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरत है। तो ये फीलिंग आपने हमको दिया, इसके लिए आपकी बहुत बहुत थैंक यू, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।